हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के गणित का चैप्टर नंबर 6 इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पिछला लेक्चर में हम लोग सर्वागसम क्या होता है और समरूप क्या होता है ये अच्छे तरीके से जान गए थे। ठीक है। उसके बारे में एक बार हम फिर से बता देते हैं कि आखिरकार दो बहुभुज को हम लोग समरूप कब कहेंगे। तो देखिए कल वाला एक बार फिर से रिवाइज मार देते हैं। दो बहुभुज या दो समान संख्या वाला या दो समान भुजा वाला दो समान भुजा वाला बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि दो समान भुजा वाला जो बहुभुज होगा वो समरूप कब कब होगा। तो पहला इसका शर्त लिखाए थे कि यदि उसका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा दूसरा क्या था, तो उनका संगत भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, यानी कि एक ही अनुपात में होना चाहिए। तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है। ये हम इससे पिछला वाला लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिए थे कि आखिरकार दो आकृति रहेगा, दो समान भुजा वाला बहुभुज रहेगा, उसको हम लोग समरूप कब कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय से संबंधित जितना भी उदाहरण है वो सब पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि समान कोणिक त्रिभुज किसको बोलेंगे। समान कोणिक त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए समान कोणिक त्रिभुज। तो समान कोणिक त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज है, ठीक है, उसका संगत कोण क्या होगा, अगर बराबर होगा, समान होगा, तो उस दोनों त्रिभुज को क्या बोलेंगे, तो समान कोणिक त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। तो इसके परिभाषा में लिखेंगे यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या होना चाहिए, समान हो, तो उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए ये हमारा त्रिभुज है ABC, ठीक है, और ये हमारा त्रिभुज है PQR। ठीक है। तो इससे पिछला लेक्चर में आप जान गए थे कि भुजा क्या होता है, संगत भुजा। जैसे इसका भुजा ABC का BC लिए तो इसका संगत भुजा क्या होगा, QR होगा। ठीक है। और संगत कोण क्या होता है, तो जिसमें जैसे इसमें एंगल A लिए तो इसका संगत कोण इसमें कौन होगा, तो एंगल P होगा। तो समान कोणिक में क्या होगा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या होना चाहिए, समान। जैसे ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का। ठीक है। यानी ये इसके संगत होगा, ये वाला इस एंगल के संगत होगा, और ये एंगल C जो होगा एंगल R के संगत होगा। तो इस दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो समान कोणिक त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। चल ठीक है। देखिए लाइट बढ़ गया था थोड़ा, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी कारण से हम थोड़ा बंद कर दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समान कोणिक त्रिभुज समझ गए कि इसका क्या होना चाहिए, दो त्रिभुज रहेगा, उसका संगत कोण क्या होगा, समान होगा। और इसमें एक चीज और है समान कोणिक त्रिभुज में, कि समान कोणिक त्रिभुज में जैसे दो त्रिभुज समान कोणिक हुआ तो उसका संगत भुजा क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो इसमें समान कोणिक त्रिभुज में एक बात और लिखिएगा कि समान कोणिक
त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी कि समान कोणिक अगर त्रिभुज है तो उसका संगत कोण तो समान रहेगा ही, उसके साथ साथ उसका संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। जिस तरह हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं, यानी कि उसका थ्योरी, तब जाकर उससे संबंधित सवाल बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो त्रिभुज है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि जैसे और दूसरा चैप्टर में सूत्र पढ़ते हैं तो इसमें आपको प्रमेय याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय आपको याद है तो इसका सवाल बनेगा, अन्यथा प्रमेय याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, और देखिए थेल्स प्रमेय सिद्ध करने से पहले हम 9th क्लास का प्रमेय 9.2 आपको बताते हैं, क्योंकि उसका जरूरत आपको थेल्स प्रमेय में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा करके थेल्स प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो क्लास 9th का भी जो जो चीज़ यहाँ पर आपको मतलब बताने का जरूरत पड़ेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में प्रमेय हम लोग 9.2 में पढ़े थे क्या कि यदि कोई रेखा है या यदि किसी रेखा पर कोई आधार लिए और उस आधार से और किसी समांतर रेखा के अंतर्गत अगर जो त्रिभुज बनाए तो वो क्षेत्रफल में का क्या होगा, सभी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि यदि एक ही आधार या एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा से बने त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्लास 9th में प्रमेय 9.2 पढ़े हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, तो एक ही आधार, जैसे मान के चलिए हम एक यहाँ पर थोड़ा बड़ा फिगर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हम ये आधार लिए, ए ले लिए, इसको हम मान लिए बी। ठीक है, करा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, इसके अंतर्गत एक समांतर रेखा खींच दिए। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा से बने त्रिभुज। अब इसमें देखिए एक आधार ये लिए है, इसी आधार पर दो त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। ठीक है, ये त्रिभुज एक बना लिए, इसका नाम दिए P। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के अंतर्गत ये बना है त्रिभुज। और एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज हम ये बना लिए। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज हो गया, इसको मान लिए D, तो APB एक त्रिभुज ये हो गया और एक हो गया ADB। तो प्रमेय 9.2 ये कह रहा है कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के अंतर्गत जितना भी त्रिभुज बनेगा वो सभी के सभी क्षेत्रफल में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज APB, एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADB। ठीक है, इससे आगे आप इस आधार से जितना भी बनाइएगा, जैसे एक और बना लीजिएगा, एक और बना लीजिएगा, सारा का सारा त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं। थेल्स प्रमेय एक फॉर्मूला तरह का है। ठीक है, जिस प्रकार हर चैप्टर में फॉर्मूला होता है उसी तरह ये है।
और ये आपको याद करना पड़ेगा थेल्स प्रमेय को, और एक दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, पहले थेल्स प्रमेय लिखते हैं। थेल्स प्रमेय इसी को क्या बोलते हैं, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या थेल्स प्रमेय बोलिए या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलिए। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय आखिरकार कहता क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। आप कहिएगा सर आप बकर बकर बोल दिए, हम कुछ समझे नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट रुकिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। पहले हम एक बार प्रमेय लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज, यहाँ पर हम त्रिभुज का सिर्फ साइन दे दिए। ठीक है, आप वैसे इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब ये प्रमेय क्या कह रहा है वो हम आपको करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले हम फिगर पार लेते हैं। जैसे देखिए करा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले हम एक त्रिभुज पार लेते हैं। ठीक, मान के चलिए हम एक त्रिभुज पार लिए, ये थोड़ा सा बड़ा पार लेते हैं। ठीक है, ठीक है, करा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस त्रिभुज को पहले नामकरण कर दिए ABC। ठीक है, इस त्रिभुज के कोनो एगो भुजा ले लेते हैं, उसके समांतर करा। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अगर इसको हम ये लिए तो इसका अन्य दो भुजा कौन हो गया, ये और ये, इसके अन्य दो भुजा हो गया ये, इसके अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए भिन्न भिन्न बिंदु ये ले लिए अन्य दो भुजा का। ठीक है, करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये रेखा अगर खींचे इसको प्रतिच्छेद करने के लिए तो ये अन्य दो भुजाएं, इस रेखा का नाम दे दिए D और E। ठीक है, यानी कि कह रहा था कि यदि कोई त्रिभुज है, जैसे ABC त्रिभुज है, इसके कोई एक भुजा BC लीजिए, इसके समांतर अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु लिए इस पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर आप एक रेखा खींचिएगा तो ये जो भुजा ये है और ये अन्य दो भुजा हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। मतलब सिद्ध कहने के लिए कर रहा है क्या, तो AD बट्टा DB बराबर क्या होना चाहिए, AE बट्टा में EC। ये हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो जो पहले दिया है वो हम आसानी से पहले लिख लेते हैं, क्योंकि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ सीक्वेंस आपको सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जो दिया है सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। ये तो हमारा प्रमेय हो गया। पहले लिखिएगा दिया है, जो जो दिया है क्या क्या दिया है, तो DE समानांतर किसके है, BC के। देखिए यहाँ पर DE समानांतर
ये दो रेखा बीच में अगर रहेगा इस चैप्टर में तो उसका मतलब होता है पैरेलल, समानांतर। ठीक है, तो डी समानांतर किसके हैं? बीसी के, बीसी। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या लिखना पड़ेगा? तो जो दिया है ना वो लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सीधा आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये लिखने का सीक्वेंस है। सिद्ध क्या करना है अपना लोग के? सिद्ध करना है कि ये दो भुजा होता है वो एक ही अनुपात में होता है, यानी कि एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ई सी। तो देखिए एडी या बट्टा में डीबी बराबर ए ई या बट्टा में ई सी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको इस फिगर में कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए रचना करके बताते हैं आपको। डी को हम क्या करते हैं? ई से मिलाते हैं, और जो जो रचना कीजिएगा उसके बाद आपको रचना लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर डी को हम लोग ई से मिला दिए। ठीक है, डी को सी से मिलाए और बी को ई से मिला दिए। ठीक, अब देखिए उसके बाद डी को ए ई, यानी कि ए ई जो भुजा है छोटा त्रिभुज का, इसके लंब डाले इस पर, यानी डी बिंदु से क्या किए? ए ई पर लंब डाले, लंब मतलब 90 डिग्री डाले। ठीक है, और ई से ए डी पर लंब डाले। यहाँ से देखिए ई से यहाँ पर लिए और ए डी पर, इसका नाम दे दिए हम लोग एम, और इसका नाम या इसका नाम एन ले लीजिए और इसका नाम एम ले लीजिए। ठीक है, तो आप जो जो रचना किए हैं उसको आपको भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रचना में क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या किए हैं? बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया। देखिए पहला रचना क्या किए हैं? तो बिंदु डी को बिंदु ई से बिंदु डी को सी से, क्योंकि डी को आप सी से मिलाए हैं, तो बिंदु डी को सी से तथा बिंदु बी को ई से मिलाया। बिंदु बी को ई से मिलाया, ई से मिलाया। पहला रचना तो आप ये किए। ठीक है, ये वाला। दूसरा रचना क्या किए? तो बिंदु डी से ए ई पर, ए ई यानी भुजा ए ई पर क्या लिए? डी एन लंब लिए। ठीक है, दूसरा रचना में क्या लिखिएगा? देखिए बिंदु डी से, ध्यान से समझिए, रचना समझने में ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आप भाषा लिखना आना चाहिए, वो प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। बिंदु डी से, देखिए बिंदु डी से भुजा ए ई या ए ई, बिंदु डी से ए ई पर डी एन लंब डाला तथा देखिए डी से ए ई पर डी एन लंब डाल दिए, फिर ई से भी तो डाले हैं। ठीक है, तो लिखिएगा फिर तथा बिंदु ई से ए डी पर, बिंदु ई से ए डी पर ई एम लंब क्या इसमें डाले हैं? ई और एम। ठीक है, ई एम लंब डाला। ठीक है, अब इतना रचना किए हैं, तो इतना रचना आराम से लिख दिए हम। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद अब हम लोग प्रूफ देखेंगे, अब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि आखिरकार हमको सिद्ध क्या कर रहा है करने के लिए। तो देखिए हमको कह रहा है ए डी बट्टा डी बी बराबर में ए ई बट्टा ई सी आना चाहिए ना। तो देखेंगे कि ए डी आखिरकार किस त्रिभुज में आ रहा है और डी बी किस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ए डी यहाँ पर है ना, यानी कि ए डी और ई, ये वाला त्रिभुज में आ रहा है ए डी। ठीक है, उसके बाद नीचे में है डी बी देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, ये रहा डी और बी, यानी कि ये आ रहा है बी डी और ई त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लेंगे त्रिभुज,
फिर उसके आगे देखेंगे ए और इसी वाला को, ठीक है। पहले इसका देख लेते हैं। एडी वाला लिए हैं पहले, एडी वाला में कौन त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए डी और ई। तो ध्यान से देखिए, लिखिएगा त्रिभुज ए डी ई में या त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में क्या होगा, तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार और गुने में ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम वही का इस्तेमाल करके इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सीधा लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार और गुने में ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा, 1/2 गुने आधार, आधार क्या ले हम, तो आधार लेंगे। अच्छा, आधार अब इसमें लेना क्या पड़ेगा, तो हम डी तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि आधार क्या ले, ए डी लेना पड़ेगा, ठीक है। यही इसमें समझने वाला बात होता है कि आप किसको क्या ले ताकि प्रूव हो जाए। तो ए डी आई में हम आधार ये लेते हैं, क्या लेंगे, ये, क्योंकि हमको ये लाना है। तो आधार क्या लेते हैं, ए डी। तो आधार लेंगे ए डी गुने ऊंचाई क्या ले, तो अभी जस्ट ई बिंदु से एम पर लंब डाले हैं, तो ऊंचाई तो हमारा यही हुआ। अगर आप ऐसे त्रिभुज है, इस पर लंब डालिएगा ये, तो इसका ऊंचाई तो यही न होगा। यही लंब डाले हैं तो ऊंचाई क्या हो गया हमारा, ई एम। तो ऊंचाई इसमें लिखिएगा ई एम, और इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये त्रिभुज आप ले लिए, यानी कि ए डी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब त्रिभुज बी डी ई लीजिए, ठीक है। त्रिभुज बी डी ई लिखिए। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लीजिए। तो क्षेत्रफल तो वही होता है सब त्रिभुज का, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, 1/2 गुने, इसमें आधार क्या ले, तो ध्यान से देखिए, हमको लाना है डीबी, तो आधार लेना पड़ेगा डीबी, ठीक है। तो आधार लेना पड़ेगा डीबी। अब देखिए, आधार तो ये ले लिए। अब इसमें एक बात समझने वाला है कि इस त्रिभुज में ऊंचाई तो हमको पता नहीं चल रहा है। ये जो त्रिभुज बना है इस तरह का, ये जो त्रिभुज है इस तरह का, इसमें ऊंचाई का तो पता नहीं चला है। ये डी बी और ई है, ठीक है। ऊंचाई इसका वास्तव में देखिएगा तो बाहर है। क्या बाहर है, जैसे आप ये त्रिभुज मान के चलिए पारे, ये त्रिभुज पारे, तो इसका आप ऊंचाई कहेगा तो ऊंचाई तो वैसे निकाल नहीं सकते हैं। इसका ऊंचाई तो अगर ये त्रिभुज मान के चलिए डी या बी और ई है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई आपको लेना पड़ेगा, तो आपको लंब डालना पड़ेगा। लंब तो इसका बाहर आ गया, तो बाहर आ गया, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ऊंचाई में हमको यही लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार डी डी बी ई, इस त्रिभुज का ऊंचाई देखिए ये है ई और एम, क्योंकि लंब डाला गया है इसी पर से, ये बिंदु पर से लंब ये डाला गया है, तो इसका ऊंचाई त्रिभुज का ई एम लेंगे, ठीक है। ये एक समझने वाला बात था यहाँ पर। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी बी ई का तो ई एम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ई त्रिभुज का यानी कि ए डी और डी बी यहाँ से आ गया है, ए डी और डी बी आ गया है। अब ए ई लेना पड़ेगा और ई सी, तो ए ई आता है इसी त्रिभुज में, ठीक है, और ई सी आता है इस त्रिभुज में डी सी ई में। तो पहले ये त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, ठीक। देखिए पुनः से एक बार, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर भी उसी का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आधार आप लिए थे ए डी, क्योंकि हमको निकालना था ए डी वाला, ठीक है। यहाँ पर आधार हमको लेना पड़ेगा ए, क्योंकि हमको उधर लेना है ए, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल तो वही होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक। तो 1/2 गुने आधार अब क्या ले,
तो ए ई लेंगे, क्या लेंगे, ए ई है गुने में। ऊंचाई क्या लेंगे, तो इस पर लंब क्या डाले हैं, इस भुजा पर लंब डाले हैं dn, तो ऊंचाई तो हमारा वही हुआ, तो यहाँ पर dn देंगे। ठीक है, इसको समीकरण मानेंगे 3। फिर आप एक और त्रिभुज लीजिए, क्योंकि आपको इसी चाहिए, तो इसी मिलेगा त्रिभुज CDE से। ठीक, तो लिखिएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुने में, इसका अब आधार क्या ले, तो आधार इसी लीजिए। ठीक, आधार देखिए E और C गुने में, अब इसका ऊंचाई क्या ले, तो हम आपको यहाँ पर करके बताए थे, ये CDE बन रहा है, तो इसका ऊंचाई ये है D और N, क्योंकि इसके बाहर है उससे हमको मतलब नहीं है, बाहर है लेकिन ऊंचाई तो है, क्योंकि इस तरह का त्रिभुज बनेगा तो ऊंचाई कभी भी इसका लंब डालिएगा तो बाहर ही आएगा, तो ऊंचाई हमारा dn है। ठीक है, तो यहाँ पर dn लिखे। ठीक है, समीकरण 4 दिए। अब एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4, अगर समीकरण 1/2 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब बच जाएगा क्या, AD/DB, जो हमको लाना है। ठीक है, तो समीकरण 1/2 करते हैं। देखिएगा यहाँ जगह का थोड़ा अभाव है, समीकरण 1/2 में समीकरण 2 करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, बट्टा त्रिभुज दूसरा में क्या है, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो AD का क्षेत्रफल कितना है, AD का, तो 1/2 गुने AD गुने EM, 1/2 गुने AD गुने में EM, बट्टा BD का कितना है, 1/2 गुने DB गुने EM, 1/2 गुने DB गुने में EM। ठीक है, यहाँ से देखिए 1/2 कट गया, EM से EM कट गया, तो हमारा बच कितना गया, AD में DB, बच हमारा कितना गया, AD में DB। इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण आप 3 और 4 भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह बचा हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 3 और भागा 4 करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी से हमको AE और EC मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 3/2 में समीकरण 4, इससे क्या होगा, तो समीकरण 3 में क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा में ADE का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखिए, ADE का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुने AE गुने DN, 1/2 गुने AE गुने में DN। ठीक है, बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल कितना है, CDE का, तो 1/2 गुने EC गुने DN, 1/2 गुने EC गुने में DN। तो यहाँ से देखिए 1/2 कट गया, DN से DN कट गया, और हमारा बच क्या गया, तो AE में EC बराबर में AE में EC। इसको समीकरण 6 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे थेल्स प्रमेय से पहले कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में अगर जितना भी त्रिभुज बनता है वो क्षेत्रफल में क्या होता है, बराबर होता है, उसका अभी हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज क्षेत्रफल में
समान होते हैं, समान होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच अगर त्रिभुज बन रहा है, चाहे 2 बने, चाहे 4, चाहे 5, 10, कितना भी त्रिभुज बने, सारा का सारा त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज DBE और CDE बन रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर होगा। किसके अनुसार, तो परमेय 9.2 के अनुसार, नम्मा वाला परमेय यहाँ लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम पहले बताए थे वो। तो देखिए, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 7। ठीक, अब देखिए समीकरण 5 देखिए, समीकरण 5 में समीकरण 5 लेंगे और इसमें जो है ने समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 5 में, या समीकरण 5 पहले एक बार ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसको दूगो तरीका से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सिद्ध करना उतना भारी नहीं है। ये समीकरण लीजिएगा, AD बट्टा में BD है न, तो यहाँ पर AD बट्टा में BD है, तो BD किसके बराबर आ गया है, CD के बराबर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप CD लिख सकते हैं उसके बदले। तो हम समीकरण 5 से देखते हैं, केवल डायरेक्ट लिख देते हैं। समीकरण 5 से, 5 में क्या है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD बट्टा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया मतलब हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो AD का क्षेत्रफल बट्टा BD का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो AD बट्टा DB के, इसके बराबर है AD बट्टा DB के। ठीक है, इसके बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण 7 से अगर मान बैठाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, ऊपर में AD है तो AD रहने देते हैं। ठीक है, बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BD। अब यहाँ पर हल्का सा चेंजिंग कीजिए, BD नीचे में है न, तो BD किसके बराबर है, CD के बराबर है समीकरण 7 से। तो लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, इसके जगह हम हल्का चेंज किए। ठीक है, बराबर में AD बट्टा DB है, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 7 से। ये आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CD, एरिया ऑफ त्रिभुज AD या बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CD है कितना, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 6 में एरिया ऑफ त्रिभुज AD बट्टा CD कितने माना था, AE बट्टा में EC, यानी कि AE या बट्टा में EC बराबर कितना आ गया, AD बट्टा DB हमारा आ गया। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर ये पहले है, ये बाद में है, तो इसको पहले लिख लीजिए। इसलिए AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी कि हम ये प्रूव कर दिए थेल्स प्रमेय को कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचेंगे, तो ये जो भुजा है, ये वाला और ये वाला, वो एक के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा, यानी AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा EC आ गया। ठीक है, ये हमारा कुल मिलाकर के थेल्स प्रमेय है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको आप एक बार में चाहिएगा कि कवर कर ले तो होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको आप बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, लगभग में 5-6 टाइम 10 टाइम जितना भी बना लीजिए वो कम है। ठीक है, और ये अगर आपको याद है तो 6.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और हम सिद्ध करते हैं, आप ये लोग ये आसानी से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ हम और सिद्ध करते हैं, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा इस पर एग्जाम्पल बताएंगे कि थेल्स प्रमेय लगाते कैसे हैं इसको, ये आपको
जिस तरह फॉर्मूला याद रहता है ना, ठीक उसी प्रकार ये याद रखिए कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये भुजा समांतर है, तो समझ लीजिए कि इसका जो अन्य दो भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है एक चीज और सिद्ध करते हैं। इससे पहले बताए थे ना समान कोणिक त्रिभुज में सिद्ध करते हैं। उसमें हम उसका परिभाषा बताए थे कि दो समान कोणिक त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, और भुजा क्या होता है, समानुपाती। तो भुजा को हम सिद्ध करते हैं कि समानुपाती होता है कि नहीं। करा दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजा संगत भुजा सदैव समानुपाती होती है। संगत की दो बार लिखा गया, त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव क्या होगा, समानुपाती। तो देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज पा रहे, ये त्रिभुज लीजिए, ये ABC लीजिए, ठीक है। क्योंकि चूंकि कह रहा है दो समान कोणिक, तो एक और त्रिभुज हम बीच में ये D पा लिए, ठीक है। D का रचना कर दिए, एक त्रिभुज हमारा हो गया AD और एक त्रिभुज हो गया हमारा ABC। इसका एंगल A इसी के एंगल A के बराबर होगा, बड़ा वाला में, ठीक है। और इसका B जो है, अच्छा इसका D जो है B के बराबर होगा। तो किससे, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर दो समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये कोण और ये कोण संगत कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिद्ध कीजिए। इसमें सिद्ध क्या कह रहा है करने के लिए, तो दो समान कोणिक त्रिभुज के संगत भुजाएं, यानी इसका संगत भुजा लीजिएगा छोटा वाला के AB और बट्टा में बड़का वाला के लीजिएगा तो AB बराबर, क्योंकि छोटा वाला के AD आएगा, बड़का वाला का पूरा AB, ठीक है। उसके बाद छोटा वाला का AE लीजिए और बट्टा बड़का वाला का पूरा AC। ये हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो पहले देखिए त्रिभुज ADE और ABC क्या है, समान कोणिक है। और इसमें जो है पहले लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, दिया है त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज A और BC क्या है, समान कोणिक है, समान कोणिक है। और एंगल A और एंगल A यानी बड़ा वाला का और छोटा वाला का दोनों का एंगल A उभयनिष्ठ है। क्योंकि अगर इसका लीजिएगा तो वो भी एंगल A इसी में पकड़ाता है, इसका लीजिएगा तो ये भी इसी में पकड़ाता है, ठीक है। तो एंगल A बराबर एंगल A हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद ये कोण एंगल B बड़े वाले के एंगल एंगल D बड़े वाले एंगल B के बराबर है। तो एंगल D बराबर एंगल B किस चीज से बराबर है, तो संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से, ठीक। उसी प्रकार E किसके बराबर है, C के बराबर है, ठीक है। तो एंगल E बराबर एंगल C किस चीज से, तो संगत कोण से, ठीक। इतना लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी जस्ट सिद्ध किए थेल्स पर में, उसका उपयोग कैसे लेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए। हमको सिद्ध करने के लिए करा AD बट्टा AB, यानी AD या बट्टा में पूरा AB करा है सिद्ध करने के लिए। तो थेल्स पर्वे में हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये हो गया एक भुजा के समांतर कोई अगर रेखा समांतर रेखा खींचेंगे, तो ये अगल बगल का जो भुजा होगा वो एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थेल्स पर में लगाते हैं। थेल्स पर में लगाइएगा, ये अपने आप बन जाएगा। थेल्स पर में लगाएंगे, थेल्स पर में क्या होगा, AD बट्टा DB AE बट्टा इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए थेल्स पर में से, थेल्स पर में लगाइएगा। देखिए इस तरह का जब सवाल आएगा ना, तो इसमें डायरेक्ट थेल्स पर में लगाना है, उसके बाद कुछ सोचना है। थेल्स पर में लगाइएगा, थोड़ा बुद्धि और लगाइएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। थेल्स पर में लगाइए। थेल्स पर में क्या करा है, तो AD या बट्टा में DB, AD या बट्टा में
डी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ए ई बट्टा में ई सी, ए ई बट्टा में ई सी, ठीक है। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये थेल्स वर्मे से हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, हमको लाना क्या है, ए डी बट्टा ए बी लाना है, ठीक है। तो ए डी ऊपर में है, लेकिन यहाँ पर डी बी आ गया, हमको लाना क्या है, ए बी लाना है, ठीक है। यहाँ पर ए ई है, ए ई ऊपर में है, ठीक है, और लाना क्या है, ई सी। अच्छा, यहाँ पर ए सी लाना है, लेकिन यहाँ पर है क्या, ई सी। तो इसी को हमको बुद्धि लगा करके किसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, ए सी और ए बी के रूप में तोड़ना पड़ेगा। यही आपको मतलब यही सब चीज़ इस चैप्टर में समझने वाला बात है, ठीक है। तो एक बात देखिए, इस तरह का सिचुएशन बनेगा ने, और जो आपको नहीं चाहिए, मतलब इसमें जो आपको नहीं चाहिए उसको ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। जैसे हमको ए डी चाहिए और डी बी नहीं चाहिए, तो डी बी को ऊपर भेज देंगे और ए डी को नीचा कर लेंगे। उसी प्रकार ए ई हमको चाहिए लेकिन ई सी नहीं चाहिए, तो ई सी को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, ठीक। तो ऊपर भेजते कैसे हैं, इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा मतलब व्युत्क्रम कर लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा व्युत्क्रम करने पर, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कीजिएगा तो डी बी चल जाएगा ऊपर और ए डी आ जाएगा नीचा। उसी प्रकार इसका कीजिएगा तो इसी चल जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचा। अब क्या करें, अब तो ऊपर नीचा कर लिए। अब देखिए, अब सोचिए, डी बी है, ये डी बी हमको इतना दिया है, हमको लाना क्या है ऊपर में, हमको लाना क्या है, ए बी लाना है किसी प्रकार में। तो डी बी में अगर ए डी जोड़ देंगे तो क्या होने जाएगा ए बी। अब ये जोड़ने के लिए करें क्या, तो देखिए इस तरह का सिचुएशन बनेगा ने, तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। एक जोड़ने के बाद आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो डी बी बट्टा ए डी है, प्लस एक इस साइड भी जोड़ दीजिए बराबर ई सी बट्टा ए प्लस एक इस साइड भी जोड़ दीजिए। अब कीजिए, देखिए यहाँ पर अब वो नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, नीचे में कुछ होना है तो एक है। इसका एलसीएम लीजिएगा, तो ए डी आएगा, और इसका लीजिएगा तो ए डी का ए डी है तो ऊपर में डी बी हो जाएगा, प्लस एक है, एक मर्तबे लगाइएगा तो ऊपर में ए डी हो जाएगा, ठीक है, बराबर। उसी प्रकार इसका और एक का लीजिएगा तो ए ही आएगा, ऊपर में ई सी का ई सी रहेगा, प्लस एक है यहाँ तो ए ही ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो डी बी और ए डी, डी बी इतना दूर और इतना दूर, दोनों मिलाकर कितना दूर हो गया, तो ए बी इतना दूर हो गया, तो इसको ए बी लिख लीजिए। इस पूरे को हम लोग आसानी से ए बी लिख लिए, ठीक है, नीचा में कुछ चेंज नहीं करेंगे, ए डी है तो ए डी है, बराबर ई सी इतना दूर हो गया, प्लस ए ई इतना दूर हो गया। अब इतना दूर मिला दीजिएगा तो इतना दूर आ जाएगा, यानी ए सी इतना दूर। तो इस पूरा को ए सी बट्टा में नीचे में ए ही है। अब क्या करें, देखिए हमको लाना था ए डी बट्टा ए बी, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ ए बी आ रहा है ऊपर में, ए डी आ रहा है नीचा में, जबकि ए डी आना चाहिए था ऊपर में। तो इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, कहानी खत्म, यानी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ इससे नीचे लिखिएगा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उलटने पर। जब इसको उलटिएगा ए डी चल जाएगा ऊपर, ए बी आ जाएगा नीचा। तो ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा में ई सी, ए ई बट्टा में ई सी। यही तो हमको प्रूव करना था, जो आसानी से हो गया, ठीक है। तो हम ये सिद्ध कर दिए इसमें कि दो अगर समकोणिक त्रिभुज रहेगा तो उसमें संगत भुजा जो रहेगा वो क्या होगा, यानी बड़का वाला त्रिभुज के और छोटका वाला त्रिभुज के वो क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक। अब इससे आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर पहला देखते हैं बुक का, ठीक है। करा यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ए डी बट्टा ए बी बराबर ए बट्टा ए सी। अच्छा, सवाल में पहले रचना कर लेते हैं, ठीक है। क्या करा है,
यदि कोई रेखा एक त्रिभुज, पहले त्रिभुज पार लेते हैं एक, ये मान के चलिए ए और बी और सी हो गया त्रिभुज। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे, मान के चलिए ए बी पर एक कोई बिंदु लिए, इसका नाम डी दिए, ए सी पर कोई बिंदु लिए, इसका नाम ई दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं, थोड़ा इसको डी दिए और इसका नाम ई दिए। ठीक है, करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो, प्रतिच्छेद करेगा ये, और किसके समांतर होगा? बीसी के समांतर होगा। तो सिद्ध करना है कि ए डी या बट्टा में ए बी, यानी कि सिद्ध हमको क्या करना है? तो ए डी या बट्टा में ए बी या बराबर ए ई या बट्टा में ए सी। अभी जस्ट यही सवाल नहीं सिद्ध किए हैं, देखिए ए डी बट्टा ए बी पूरा सिद्ध किए हैं, ए ई बट्टा में इसी ए सी सिद्ध किए समान कोनिक वाला में। ठीक उसी तरह का एग्जाम्पल नंबर पहला दे दिया। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखिएगा सॉल्यूशन में त्रिभुज डायरेक्ट ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी और ए बी सी में क्या है? तो ध्यान से देखिए, एंगल ए बराबर एंगल ए है, या पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। क्या है? तो डी क्या है? समानांतर है बीसी के, डी समानांतर बीसी के है। और जब भी जो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा छेद प्रतिच्छेद करता है तो ये वाला एंगल संगत कोण से बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको छोड़िए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए। ये छोटका वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला में ये क्या है? उभयनिष्ठ है, बगल में लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा। और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर। तो एंगल डी बराबर एंगल बी लिख दीजिएगा, पोस्ट में लिख दीजिएगा संगत कोण से, संगत कोण से। क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण ये वाला कोण संगत कोण से बराबर हो जाता है। संगत कोण लिख दिए, एंगल ई बराबर एंगल सी, ई वाला जो कोण है ये वाला वो इसके बराबर हो जाएगा, किससे? तो ये भी संगत कोण से। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है ना, थेल्स पर में इसमें डायरेक्ट लगाइए। थेल्स पर में आपको याद है, तो थेल्स पर में लगाने के बाद कुछ कीजिए, थोड़ा सोच विचार कीजिएगा, अपने ये आ जाएगा। ठीक है, तो थेल्स पर में से देखिए, थेल्स पर में हम डायरेक्ट लगाते हैं, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से क्या हो जाएगा? तो ए डी या बट्टा में डी बी, ए डी बट्टा में डी बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए ई बट्टा में ई सी, ए ई बट्टा में ई सी। ठीक है, अब इसको क्या करें? तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि जो हमको नहीं चाहिए वो ऊपर भेजेंगे। हमको नहीं क्या चाहिए? तो हमको डी बी नहीं चाहिए, क्योंकि ए डी हमको चाहिए और ए बी हमको चाहिए, लेकिन डी बी नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको ऊपर भेज दीजिए। ऊपर भेजने के लिए हम बताए हैं व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करने पर सेम टू सेम पिछला जैसा सवाल है, इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। तो डी बी बट्टा में ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ई सी बट्टा में ए ई। अब क्या करें? तो अब एक जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जोड़ने पर क्या होगा? तो डी बी बट्टा में ए बी और प्लस में एक बराबर ई सी बट्टा में ए ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी प्लस एक जोड़ दीजिए दोनों तरफ। इसका और इसका कुछ नहीं है तो एक है, इसमें कुछ नहीं है तो एक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो डी आएगा, और इसमें ऊपर हो जाएगा डी बी या प्लस एक मरतबे है तो ए डी बराबर। ठीक उसी प्रकार ए ई और एक कर लीजिएगा तो ये होगा, इसका हो जाएगा ई सी या प्लस एक मरतबे लीजिएगा तो ए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, डी बी और ए डी, डी बी इतना दूर और ए डी इतना दूर, पूरा मिलाकर कितना दूर हो गया? तो ए बी इतना दूर। तो इस पूरे के बदले ए बी लिखिए बट्टा ए डी है तो ए डी लीजिए नीचे बराबर ई सी प्लस ए ई और ई सी दोनों मिलाकर के ए सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऊपर में लिखिएगा ए सी बट्टा में ए ई। अब देखिए हमको ए डी ऊपर चाहिए, ए बी नीचा चाहिए, इसका उल्टा रहा है, जिसको भी उलट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा व्युत्क्रम
करने पर व्युत्क्रम कीजिएगा, यहाँ ए बी ऊपर चल जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, तो ए बी बट्टा में ए बी बराबर, यहाँ पर ए ऊपर जाएगा, ए सी नीचा, तो ए ई ऊपर और ए सी नीचा, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पहला एग्जाम्पल एकदम बच्चा वाला था जो कि आसानी से क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एग्जाम्पल दूसरा में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी जो है डी सी के समानांतर है, ठीक है, और असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है, ई और एफ ए डी पर और बी एफ पर, ई स्थित है और एफ स्थित है, और इस प्रकार की ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, ई एफ जो है ई और एफ ए बी के समांतर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल आएगा, तो जो जो दिया है ना वो पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, तो ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के दिया है, ए बी पैरेलल क्या है, डी सी यानी समांतर है, तथा ए बी पैरेलल डी सी के समांतर है, और फिर ये दिया है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, ई एफ जो है ए बी के समानांतर है, तो ई एफ समानांतर है किसके, ई एफ समानांतर है ए बी के, यानी कि ए बी जो है समानांतर है ई एफ के, ठीक है, ये भी दिया है। तो ए बी समानांतर डी सी के है, यानी ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, और फिर ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो एक बार ये भुजा इसके समांतर हो गया, एक बार ये भुजा इसके समांतर हो गया, तो ये और ये भी तो समानांतर ही हो गया, ठीक है। लिखिएगा अतः डी सी जो है या ई एफ जो है ई एफ ये भी इसके समानांतर है किसके, डी सी के। इतना लिख लिए। सिद्ध हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए ई बट्टा में सिद्ध क्या करना है, ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा में ई डी बराबर में बी एफ बट्टा में एफ सी, ये आपको सिद्ध करना है कि ए ई बट्टा ई डी और बी एफ बट्टा एफ सी आई। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको ऐसा तो कोई चीज़ दिख ही नहीं रहा है कि जिससे हम और आगे कुछ करें, तो इसके लिए आपको रचना करना पड़ेगा, ठीक है। ए को सी से मिला देंगे, ए को सी बिंदु से मिला देंगे, यहाँ पर हल्का टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लीजिएगा। ए को सी से मिला देंगे तो ये त्रिभुज बन गया और ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इसमें हम थेल्स पर में लगा करके आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए रचना जो किए हैं वो आप लिखिए, यहाँ पर जो बिंदु ई आपको काटा है इसको एम लिख लीजिए। तो रचना में लिखिएगा, बस रचना में लिखने का घबराने का बात नहीं है, जो जो आप किए हैं वो लिख दीजिए। ए को सी से मिलाए हैं, लिखिए ए को सी बिंदु से मिलाया, ए को सी बिंदु या सी से मिलाया, ठीक है। ए को सी से मिला दिए, जो कि भुजा ई एफ के बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है या कटता। ए को सी से मिलाया जो भुजा ई एफ के बिंदु एम पर काटती है, ठीक है, काटती है। ये आप लिख दीजिए, ए को सी से जब मिलाए तो ई एफ भुजा था, उसके बिंदु एक एम पर काटा है, ठीक है। इतना लिख दिए। अब देखिए हमको सिद्ध करना है ए ई बट्टा में ई डी, ए ई बट्टा में ई डी, बस वही वाला बात थेल्स प्रमेय वाला, ठीक है। फिर बी एफ बट्टा में एफ सी, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रमाण देखिए, प्रमाण मतलब प्रूफ। लिखिएगा त्रिभुज, पहले ए डी और सी लीजिए, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या है, तो ए डी सी में देखिएगा तो ए बी जो है ना, सॉरी ई एफ जो है ना किसके समांतर है, डी सी के। ये पूरा जो रेखा है ए डी सी में क्या है, तो ई और एफ ये पूरा रेखा किसके समानांतर है, इसके समानांतर है, पैरेलल डी सी के समानांतर है।
तो जब ये पूरा समानांतर इसके हैं तो ये छठपई का ई एम जो हो गया ये भी तो इसके समानांतर होगा। तो बस लिखिए, इसलिए ई और एम, ई एम जो है समानांतर किसके हो जाएगा, डीसी के। और जब देखिए ई एम जब समानांतर डीसी के हो गया तो पाइथागोरस थेल्स प्रमेय से आप पढ़े हैं कि अगर ये त्रिभुज अगर ये बराबर रहेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचेंगे, क्या होगा, ये दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ये भी पढ़े हैं ना। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से होगा, विलोम नहीं लगेगा यहाँ पर। तो थेल्स प्रमेय से ए ई बट्टा में ई डी बराबर ए एम बट्टा में क्या हो जाएगा, एम सी। तो लिखिएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगाइएगा तो ए ई अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ई डी, ए ई अब बट्टा में, ए ई बट्टा में ई डी, ई डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एम बट्टा में एम सी के, ए एम अब बट्टा में एम सी, इसके बराबर हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब देखिए ये त्रिभुज का काम हो गया। अब ये त्रिभुज लीजिए, देखिए त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ई एफ जो है, ई एफ समानांतर किसके हैं, डी सी के। तो इसमें भी लिखिएगा ई एफ समानांतर, यहाँ इसको थोड़ा नीचे लिखिए, ई एफ समानांतर डी सी, यानी बड़का भुजा समानांतर इसके हैं, तो ये छठकिया जो बच गया है ये भी तो इसके समानांतर ही होगा। जो छोटा वाला जो एम एफ बच गया है वो भी इसके समानांतर होगा। तो लिखिएगा इसलिए एम एफ समानांतर किसके हो जाएगा, डीसी के। एम एफ समानांतर डीसी के हो गया तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लगाइए, थेल्स प्रमेय लगाइएगा तो क्या हो जाएगा कि बी एफ बट्टा एफ सी बराबर ए एम बट्टा में एम सी, ठीक है। तो लिखिएगा बी एफ बट्टा में एफ सी, इसे आगे यहां पर कर देते हैं, ठीक है, या यहां पर लिख देते हैं बी एफ बट्टा में एफ सी, बी एफ बट्टा में एफ सी बराबर ए एम बट्टा में एम सी, ए एम बट्टा में एम सी, एम और सी। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। हमको सिद्ध क्या करना है, ए ई बट्टा में ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी, ए ई बट्टा में ई डी बराबर में बी एफ बट्टा एफ सी सिद्ध करना है, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान उठा करके पहला में रख दीजिए, या समीकरण पहला में दूसरा का मान रखने पर, क्योंकि ए एम बट्टा एम सी, ए एम बट्टा एम सी किसके बराबर है, तो बी एफ बट्टा एफ सी के। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हमारा है ए ई बट्टा ई डी बराबर ए एम बट्टा में एम सी। समीकरण 1 यही है। तो समीकरण 2 से ए एम और एम सी, या आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से, ये नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट इस तरह से लिखिएगा, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 1 से एक समीकरण लिख दीजिए। आप देखिए ए ई बट्टा में ई डी बराबर ए एम बट्टा एम सी, ए एम बट्टा एम सी किसके बराबर है, बी एफ बट्टा एफ सी। खाली इसके बगल में लिख दीजिएगा समीकरण 2 से हम मान उठाए हैं, ठीक है। समीकरण 2 से ए एम बट्टा एम सी का मान क्या, बी एफ बट्टा एफ सी लिखे हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना था, ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी। तो यानी कि आपको इस तरह के सवाल में थेल्स प्रमेय जब पढ़िएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करे कि ये आ जाए। पहले ही प्रोसेस सोच लीजिए कि अच्छा ये त्रिभुज लेंगे, ओहो तब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से कीजिएगा
तब आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, बोरिंग भी फील नहीं होगा। आप वैसे घसीएगा तो घसते घसते मर जाइएगा, समझ ही नहीं आएगा चैप्टर ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, इसलिए आप ए बी पैरेलल ई एफ यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट पड़ रहा था इसी कारण से इधर लिख दिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर भी लाइट आ रहा है, ए बी पैरेलल ई एफ, इसके जगह पर यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, ई एफ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में करा आकृति में पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर है, यानी पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर है और पी एस टी बराबर पी आर क्यू है। तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दूगो भुजा हमको समान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है, पहले दिया है पी एस बट्टा में एस क्यू बराबर पी टी बट्टा में टी आर। एक बात ध्यान कीजिए, फेस प्रमेय में अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर ये समांतर रहेगा ने तो अगल बगल वाला भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में हो जाएगा। अगर समांतर रहेगा तो एक ही अनुपात में हो जाएगा, ये थेस प्रमेय हो गया। लेकिन इसका विलोम क्या होगा, विलोम भी तो होगा। विलोम मतलब थेस प्रमेय का उल्टा, कि अगर एक ही अनुपात में है तो ये समांतर भी होगा। अगर एक अनुपात में है ये समांतर भी होगा। ठीक है, तो देखिए थेस प्रमेय के विलोम से थेस प्रमेय के विलोम से क्या होगा, तो जब ये अथी है माने समानुपाती है ये भुजा, तो एस टी पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, एस टी पैरेलल जब क्यू आर होगा तो ये देखिए एस टी पैरेलल क्यू आर हुआ तो इसका संगत कोण तो बराबर हो ही जाएगा, यानी कि पी एस टी एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और एक चीज दिया है पी एस टी बराबर एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, समीकरण इसको सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, एक चीज तो हम यहाँ पर थेस प्रमेय के विलोम से लिख लिए कि पी एस टी बराबर पी क्यू आर आया, एक हमको दिया हुआ था। ठीक है, तो दिया हुआ था तो देखिए एंगल ये बराबर है इस साइड, तो ये भी तो बराबर ही होगा इस साइड। तो समीकरण पहला तथा दूसरा से हमारा एंगल पी क्यू आर बराबर किसकी हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर हो गया। तो हो गया तो इसका मतलब ये पी क्यू जो है पी आर के भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर एंगल बराबर है तो उसके समान जो भुजा रहेगा, सम्मुख भुजा, वो भी क्या होगा, समान होता है। बगल में लीजिएगा समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, जब पी क्यू और पी आर जब बराबर आ गया, दूगो भुजा बराबर आ गया तो समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, जब दूगो भुजा त्रिभुज में बराबर होगा उसी को समद्विबाहु। तो लिखिएगा अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हमारा ये लेक्चर नंबर 2 था, ये खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में प्रश्नावली 6.2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।